तो नेक्स्ट हमें प्लेसेंटल फॉर्मेशन यानी इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ना है। जैसा कि हमने अभी बताया था कि फर्स्ट वीक में ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये यहाँ ब्लास्टोसिस्ट वहाँ बनने के बाद ये फैलोपियन ट्यूब से ये यूट्रस के अंदर आती है और ये बॉडी वाले पार्ट में यहाँ पे अटैच होती है। तो ये है अटैचमेंट। हम जैसे बताया कि एंडोमेट्रियम की जो ये हमने एंडोमेट्रियम का बनाया पार्ट ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान जो एंडोमेट्रियम होती है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाती है, ग्लैंडफुल हो जाती है, ग्लैंड बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है उसमें। तो इस पार्ट को हम उसको डिसिडुआ कहते हैं। तो ये डिसिडुआ बैसिलिस है, ये डिसिडुआ फंक्शनैलिस है, या डिसिडुआ बैसिलिस और डिसिडुआ फंक्शनैलिस कहते हैं। डिसिडुआ फंक्शनैलिस पर कुछ जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं और कुछ विलाई होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। इस अटैचमेंट को हम लूज अटैचमेंट कहते हैं। उसके बाद फिर इनके ऊपर यानी कि जो डिसिडुआ फंक्शनैलिस है इसके ऊपर कुछ प्रोटीन, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, जिनको हम सेलेक्टिन कहते हैं। इसी तरह इनके ऊपर भी एक यानी जो ट्रोफोब्लास्ट होती है, इनके ऊपर भी जो है कुछ प्रोटीन होती है जिसको इंटीग्रिन कहते हैं। इन दोनों के बीच रिएक्शन होती है और ये अटैचमेंट हो जाता है। इस अटैचमेंट को फर्म अटैचमेंट कहते हैं, टाइट अटैचमेंट कहते हैं। उसके बाद फिर ये जो हमने बताया था कि जो ट्रोफोब्लास्ट होती है उनमें दो तरह की सेल्स होती हैं। एक होती हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक होती हैं सिंसेशियोट्रोफोब्लास्ट। तो सिंसेशियोट्रोफोब्लास्ट जो सेल होती हैं वो अंदर वो डेवलप होती हैं, यानी उनके अंदर वो ग्रो करती हैं अंदर की तरफ। और जब ग्रो करती हैं तो उनके अंदर का जो सेल, उनके बीच का सेल्स के बीच का जो सेल वॉल होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। तो बहुत सारी सेल्स जब आपस में मिलती आती हैं तो डिसॉल्व हो जाती हैं। तो बहुत सारे सेल्स तो एक कॉन्टिन्यूअस मास ऑफ साइटोप्लाज्म बन जाता है, कॉन्टिन्यूअस मास ऑफ साइटोप्लाज्म बन जाता है। तो इस तरह से ये देख रहे हैं, ये अंदर ये, और इनसे कुछ एंजाइम निकलते हैं हाइड्रोलिक, जो इसकी वॉल को जो है वो डिसॉल्व करते जाते हैं। इस तरह से ये अंदर इन्वेजिनेट कर जाते हैं, यानी कि ये डिसिडुआ फंक्शनैलिस की डीएनए में जो है वो पूरा जो ये ब्लास्टोसिस है वो पूरा एंटर कर गया। तो ये जो है ये क्या है, ये है वो सिंसेशियोट्रोफोब्लास्ट और ये है साइटोट्रोफोब्लास्ट। इसके अंदर बाइलैमिनर जो लेयर होती है वो है एक एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। ऊपर की तरफ ये एमनियोटिक कैविटी, ये प्राइमरी यॉर्क सैक। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। सिंसेशियोट्रोफोब्लास्ट से एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसका नाम होता है ह्यूमन कोरियानो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट को मेंटेन रखता है, जिससे वहाँ से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होता रहता है। और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन जब तक होता रहता है तब तक जो है वो यूट्राइन जो वॉल है उसका फर्दर डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यू रहता है, इसका शेड ऑफ नहीं होता है और मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता है। अब उसके बाद क्या होता है फिर ये जो ट्रोफोब्लास्ट होती हैं, ये जो सिंसेशियोब्लास्ट हैं, ये अंदर की तरफ ग्रो करती हैं और फिर इनके बीच में ब्लड वेसल ग्रो करती हैं। ये कौन सी ब्लड वेसल है? मैटरनल ब्लड वेसल है। माँ की जो मदर जो ब्लड वेसल है, मदर की जो ब्लड वेसल ये इसके अंदर ग्रो करती हैं। इन स्पेसेस को हम लेक्यूना कहते हैं। जो ये विलस के बीच जो ये स्पेसेस हैं इनको हम लेक्यूना कहते हैं। फिर ये ब्लड वेसल्स जब अंदर एंटर करती हैं तो इनसे कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकलते हैं जो इन ब्लड वेसल को जो है क्या कर देते हैं, जैसे इन ब्लड वेसल्स की जो वॉल को इनको डिजेनरेट कर देते हैं। तो इनमें इनके बीच में ब्लड फिल्ड अप होने लगता है। तो इनके अंदर ये ब्लड फिल अप होने लगता है। तो इसको हम कहते हैं इंटरविलस स्पेस। क्या कहते हैं इसको? इंटरविलस स्पेस। इसके अंदर ब्लड जो है वो फिल्ड अप हो जाता है। तो D9 यानी 9th वीक में ये पूरा अंदर हो चुका था। इसके अंदर ब्लड वेसल्स इंटर हो चुके थे। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट यानी 12th वीक वक्त पर क्या होता है कि ये ब्लड वेसल इनके बीच में डिसॉल्व हो जाती है, इनके बीच में ब्लड भर जाता है, ये ब्लड फिल्ड अप हो जाता है, यानी कि इंटरविलस स्पेस के अंदर ब्लड जो है वो फिल्ड हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इस 9th वीक में एक और लेयर हमें नज़र आती है। इस लेयर को हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कहते हैं। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का फॉर्मेशन हो जाता है किस वीक में? 12th वीक में। 12th वीक में हमें ब्लड फिल्ड जो है इंटरविलस स्पेस के अंदर ब्लड फिल्ड हो जाता है और एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो है मेसोडर्म का फॉर्मेशन
इसमें हो जाता है ट्रोफोब्लास्ट के नीचे। उसके बाद फर्दर आगे डेवलपमेंट है इन 13 to 14th वीक में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ब्रेन है ये डिजेनरेट होती है, डिजॉल्व होती है, बीच में एक कैविटी बन जाती है। इस कैविटी को कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम कहते हैं। अब ये कैविटी की जो पूरी जो इस जो ये सीलोम की जो इसकी जो डिजोडर्म की जो एक लेयर बाहर रह जाती है, एक लेयर अंदर रहती है। बाहर वाले को हम कहते हैं बाहर वाले को हम कहते हैं साइटोप्लोरिक कोरियोनिक मेम्ब्रेन, और अंदर प्लोरिक बाहर वाली जो लेयर होती है इसको कहते हैं साइटोप्लोरिक मेम्ब्रेन, और अंदर वाली जो होती है उससे कहते हैं स्प्लैंक्नोप्लोरिक मेम्ब्रेन। और इन दोनों बीच के इन दोनों मेम्ब्रेन को जोड़ने वाला जो स्टॉक होता है इसको कहते हैं कनेक्टिंग स्टॉक। यानी कि ये जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनिक मेम्ब्रेन थी ये डिजॉल्व हो गई, इसकी एक लेयर बाहर रह गई और एक लेयर अंदर की तरफ, इन दोनों के बीच में एक कैविटी बन गई। इसको कैविटी को हमने कहा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। और इसका जो बाहरी जो लेयर इसकी बची उसको कहते हैं, उसको क्या कहा हमने, उसको हमने कहा साइटोप्लोरिक लेयर, और मतलब मेसोडर्म, या और इसके बाद ये क्या है स्प्लैंक्नोप्लोरिक मेसोडर्म। तो ये दो लेयर, और इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है, जो जोड़ने वाला टिश्यू है, इसको कहते हैं कनेक्टिंग स्टॉक। और बाकी अंदर वही एम्ब्रियो है। फिर उसके बाद एक चीज़ और होती है, उसका क्या होता है कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट होती हैं, इनकी सेल्स जो है वो जो है प्रोलिफरेट करती हैं, ग्रो करते हुए ये अंदर ग्रो करते हुए ये जो सिंसिशो ट्रोफोब्लास्ट हैं उनको जो है उनके अंदर से निकलते हुए बाहर निकल आती है, ये निकल आती है बाहर, ये निकल आई, इस तरह से ये साइटोट्रोफोब्लास्ट ग्रो करती हैं, और ग्रो करते हुए बाहर निकल के पूरी एक कंप्लीट चैम्बर का फॉर्मेशन कर देती हैं। इनके बीच में ब्लड का इंटरविलस स्पेसेस के अंदर ब्लड फिल्ड होता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर 13 to 14th वीक में फॉर्मेशन इसका हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो साइटोट्रोफिक जो ये साइटोप्लोरिक जो मेम्ब्रेन है, इससे जो है कुछ और जो है विलस यानी कि कुछ और ये भी ग्रो करती है। तो इन विलस के बीच में ग्रो करना शुरू होती है। तो ये विलस के बीच में ग्रो करना शुरू करती है। तो ये जो बनी ये प्राइमरी विलाई है। ये जो बनी क्या है, ये जो बनी थी ये प्राइमरी विलस है, ये प्राइमरी विलाई। उसके बाद फिर जब ये ग्रो करके अंदर ग्रो करती है, ये रेड हम देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये जो जो प्लोरिक मेम्ब्रेन है ये ग्रो के अंदर इन विलस के अंदर ग्रो की, तो ये बन गई सेकेंडरी विलस का फॉर्मेशन किया। ये सेकेंडरी विलस जो है फॉर्म हो जाती हैं। उसके बाद तो ये जो है ये किस वीक में हुआ, ये 3rd वीक में यानी सेकेंडरी विलस का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो है एरो हम बना देते हैं ताकि हमें ये पता चले कौन सा किसके बाद स्टेज आती है। ये हो गई, उसके बाद फिर ये हो गई, ये हो गई। तो ये उसमें का फॉर्मेशन 3rd वीक में। उसके बाद फिर 4th वीक में क्या होता है, 4th वीक में हम देखते हैं कि क्या होता है कि 4th वीक पहुँचते क्या होता है कि ये जो इस यानी कि जो बीच में ये इंटरविलस, ये जो सेकेंडरी विलस है, ये जो लेयर होती है इससे ब्लड वेसल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ब्लड वेसल फॉर्म हो जाती है अंदर की तरफ, ये ब्लड वेसल का फॉर्मेशन इसके अंदर हो जाता है। और ये जो अब क्या हुआ, इसमें ये जो लेयर थी, जो एक्स्ट्रा प्लोरिक मेम्ब्रेन थी, इसने कोरियोनिक मेम्ब्रेन को बना दिया। और ये जो बाहर की तरफ लेयर थी उसने ब्लड वेसल का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये कोरियोनिक ब्लड वेसल बन गई, और ये साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर हो गई। ये जो है कोरियोनिक जो है ये और आर्टरीज बन गई, और ये अम्बिलिकल आर्टरी बन गई। जो कनेक्टिंग स्टॉक जो था उसने अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन कर दिया। जो ये है ये जो ट्रिफिब्रिलास ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से ये स्टेज में इसमें, और ये जो है ये जो ब्लड वेसल बनी ये टर्शियरी विलाई का फॉर्मेशन हो गया। और इनके बीच में ये मैटरनल ब्लड फिल्डअप है। तो इस तरह से ये इनका फॉर्मेशन हुआ। और ये बाहर की तरफ सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। तो ये इस तरह से ये इसका फॉर्मेशन 4th वीक में इसमें हो जाता है, यानी 4th वीक में ब्लड वेसल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यानी कि अगला यानी कि 15 उसके बाद क्या होता है कि 4th मंथ के आसपास, यानी कि हम कहते हैं कि 4 वीक से 20 वीक के बीच में जो होता है वो क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं यानी कि
जो डिस्यूडुआ बैसिलिस की जो सेल्स हैं ये अंदर की तरफ ग्रो करना शुरू करती हैं, अंदर की तरफ इन विलस के बीच में ग्रो करना शुरू करती हैं और इन विलस को कई कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती हैं। इन कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती हैं, तो ये कंपार्टमेंट करीब 15 to 20 कंपार्ट चैम्बर्स में डिवाइड कर देती हैं, यानी इनको सेपरेट करना शुरू कर देती हैं। और ये जो होती हैं इनके अंदर रिच जो है, ये जो कंपार्टमेंट ये जो सेल्स इन्वेजिनेट करते पार्ट इन्वेजिनेट करता है, इनके अंदर जो है रिच न्यूट्रिएंट होता है, सब होता है ताकि इनके बीच एक्सचेंज हो सके, ये न्यूट्रिएंट इसको प्रोवाइड कर सके। और जो है ये तो इस तरह से ये चैम्बर जो है कई चैम्बर में ये डिवाइड हो जाते हैं चैम्बर। उसके बाद मोर देन 20 वीक के बाद ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये भी धीरे धीरे डिजनरेट हो जाती हैं, यानी कि इनके बीच बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से 20 वीक के बाद ये ट्रोफोब्लास्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, ये हमें नज़र आता है, ये स्ट्रक्चर इसके बाद बनता है। इसके अंदर हम देख रहे हैं क्या है कि ये बाहर की तरफ जो है ये हमें नज़र आ रहा है, ये जो है ये जो वेविल लेयर है, ये वेविलर क्या है, ये डेसिडुआ, ये वेविल अंदर की जो लेयर है वो डेसिडुआ बैसिलिस है। ये अंदर की तरफ ये जो है डेसिडुआ बैसिलिस है, अंदर की तरफ जो होगी वो डेसिडुआ बैसिलिस होगी, जो ये अंदर की तरफ जो ये अंदर के पास वहाँ से डेसिडुआ बैसिलिस जो अंदर की तरफ ढल जाती है, यानी इन्वेजिनेट हो जाती है, डेसिडुआ बैसिलिस है। और ये जो वेविल लेयर दिख रही है, ये वेविल लेयर ये पूरा वेलस है। और ये वेलस सिंपल नहीं होते हैं, बल्कि ये वेलस अंदर की तरफ जो है ये अंदर की तरफ ऐसे भी हो जाते हैं इस तरह से, ताकि ये उनके अंदर ब्लड वेसल इस तरह से ब्लड, ताकि ये सरफेस एरिया बढ़ सके। तो अंदर ये वेलस होते हैं। तो डेसिडुआ बैसिलिस और कोरियोनिक, तो इस जो ये पूरा विलस जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं कोरियोनिक फ्रेंडोसम, क्योंकि कोरियोनिक विलाई होते हैं, कोरियोनिक कोरियन से बनते हैं, तो कोरियोनिक फ्रेंडोसम कहते हैं। और डेसिडुआ बैसिलिस और कोरियोनिक फ्रेंडोसम को मिला करके ही हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो यही प्लेसेंटा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद हम ये देख रहे हैं बाहर की तरफ एक लेयर दिख रही है, तो ये बाहर की तरफ हमें एक नज़र है, तो ये है कोरियोनिक चैम्बर है। उसके बाद कोरियोनिक चैम्बर है, और उसके बाद ये हमें कोरियोनिक मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है, ये जो मेम्ब्रेन अंदर की तरफ, ये जो बाहर की तरफ हमें दिख रही है डेसिडुआ कैप्सुलरिस मेम्ब्रेन है, बाहर की तरफ है। इसके बीच में इसके बाद ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे डेसिडुआ जो है पैराडेलिस है, तो यानी कि इसके चारों तरफ इनके बीच में स्पेस होता है पहले। तो उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ होते क्या होता है कि लगातार ग्रो होते होते इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, इनके जो विलस होते हैं, विलस धीरे धीरे डिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। इसे कहते हैं कोरियोनिक लीव कहते हैं, यानी कि जो विलाई होते हैं ये धीरे धीरे जो है इन्वेजिनेट होना शुरू करते हैं, ये डिसएपियर होना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जितना ग्रो हो जाता है फिर ये कैप्सुलरिस और ये जो लेयर है, यानी कि डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पैराडेलिस, ये धीरे धीरे जब ग्रो करता जाता है तो दोनों फ्यूज हो जाते हैं और फिर पूरी कैविटी का पूरी जो है एब्डोमिनल जो यूट्राइन कैविटी है पूरी फिल्डअप हो जाती है और पूरी चारों तरफ जो है इसमें कनेक्शन हो जाता है। और बीच में विलाई भी जो है ख़त्म हो जाते हैं, विलाई जो है बिल्कुल बेबी हो जाती है, बिल्कुल नाक मतलब बिल्कुल बराबर हो जाता है। और उसके बाद जो है बीच में यानी कि इस तरह से एक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, यानी कि इस तरह से ये प्लेसेंटा बन जाता है। ये पूरा जो है ये दोनों गाल आपस में मिल जाती हैं, तो पूरे जितना डेवलपमेंट होता जाता है उतना ही जो है वो दोनों के बीच कनेक्शन हो जाता है और ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बीच ब्लड वेसल का कनेक्शन है, तो इस तरह से प्लेसेंटा जो है वो फॉर्म हो गया, यानी 4 मंथ के आसपास, यानी 20 मंथ। उसके बाद जो है मोर देन 20 वीक के बाद, यानी कि 20 वीक के बाद जो है पूरा प्लेसेंटा कंप्लीट फॉर्मेशन, 20 वीक पर करीब प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये प्लेसेंटा फॉर्म हो गया। और अब जो है विलस इसमें नहीं, कोरियोनिक विलाई जो है वो नहीं रह जाते हैं और विलस यानी नो विलाई आर प्रेजेंट एट द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो इस तरह से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है, क्या काम होता है प्लेसेंटा का। तो एक तो प्लेसेंटा का काम होता है कि टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना फीटस को, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि फीटस क्या होता है कि भाई यहाँ मैटरनल ब्लड होता है, मैटरनल जो है अब क्या हो गया यहाँ पे भाई प्लेसेंटा के अंदर मैटरनल ब्लड वेसल्स और जो है फीटल ब्लड वेसल के बीच में पूरा एक कनेक्शन बन जाता है। तो इस तरह से इसमें जो अम्बलाइकल जो आर्टरीज बनती हैं, 2 अम्बलाइकल आर्टरीज होती हैं जो अंदर आती हैं और एक अम्बलाइकल वेन होती है, और बाकी जो है इसमें कोरोलियल आर्टरीज होती हैं जो इसमें डिवाइड होती हैं और इनका कनेक्शन मैटरनल ब्लड से होता है। तो इनके मैटरनल ब्लड और जो फीटल ब्लड के बीच में जो है वो एक्सचेंज होता है, पहले तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी मैटरनल ब्लड से फीटस ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। एक तो ऑक्सीजन एक्सचेंज हो गया, दूसरा न्यूट्रिएंट्स का लेना।
न्यूट्रिएंट में ग्लूकोज है, यानी कि जितनी भी चीज़ें चाहिए होती है फीटस को, ग्लूकोज, प्रोटीन, लिपिड्स, इसके अलावा जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, और इसके और जो है एंटीबॉडीज़ होते हैं, ये सब बॉडी वो सब इनके बीच में ट्रांसफ़र होता है। और दूसरी चीज़ होती है न्यूट्रिएंट, जो मेटाबॉलिक वेस्ट, उनको भी ये इसी ब्लड के थ्रू जो है एक्सचेंज करता है। और इसके अलावा जो है कुछ प्लेसेंटा के थ्रू जो है ड्रग्स का भी ट्रांसलेशन हो जाता है, यानी ट्रांसप्लेसेंटल जो है वो और इसके अलावा कुछ मैटरनल हार्मोन भी जो है इसके थ्रू जो है फीटस को मिलते हैं, जिसके थ्रू फीटस की ग्रोथ होती है, जैसे कि थायराइड हार्मोन से नर्वस डेवलपमेंट होता है, और इसी तरह से और भी बहुत से हार्मोन्स का भी ट्रांसफ़र होता है इसके थ्रू, जिससे फीटल ग्रोथ होती है। तो ये हो गया प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, प्लेसेंटा कैसे बनता है, कैसे ग्रो होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। थैंक यू। प्लेसेंटा फॉर्म होने के बाद फिर प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होने लगता है, जिससे अब कार्पस लूटियम की जो है ज़रूरत नहीं रह जाती है, जिससे अब कॉर्पस लूटियम जो है वो डिजेनरेट हो जाता है और कॉर्पस जो है एल्बिकेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से कॉर्पस लूटियम काम ख़त्म और वो डिजेनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकेंस बना देता है।